चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जिस जगह से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। तो क्लास हमारे छूटे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ करके। अब हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्यों है? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वॉवेल का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था, कॉन्सोनेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इसलिए किए गए थे ताकि हम लोग आर्टिकल को यूज कर सके कि किस जगह पे आ लगाया जाए, किस जगह पे एन लगाया जाए। उसकी बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर यूज़ करोगे तो कई जगह पे आप जाकर के अटक जाओगे, फंस जाओगे, जिससे आपकी गलतियाँ हो सकती है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। उस चीज़ को हिंदी से कोलैबोरेट हमने किया था स्वर और व्यंजन से, उसी प्रकार से इस चीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे। पर पहले ये तो समझते हैं ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या। अब इस जगह पे डेफिनेशन के माध्यम से अगर आप देखना चाहोगे तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस एंड ईच ग्रुप इज नॉन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि इंग्लिश के तमाम वर्ड, जितने भी किताबों में वर्ड्स लिखे होते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या देखते थे कि सर इंग्लिश में होता क्या है, लेटर और लेटर को जब कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनते हैं, वर्ड को कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं, और पैराग्राफ को कंबाइन करते हैं तो चैप्टर बन जा रहा होता है। उसी प्रकार से जब चैप्टर और चैप्टर को कंबाइन करते हैं तो कई बार किताब बन जाते हैं, अन्यथा अगर एक ही चैप्टर बहुत बड़ा हो तो वो नॉवेल कहला रहा होता है। लेकिन हमने पूरी इंटायर सिलेबस में देखा क्या कि पूरी किताब में से बस और बस क्या लिखा होता है, वर्ड लिखे होते हैं, और वो वर्ड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के वर्ड होते हैं। उसी चीज़ को इंग्लिश ने क्लियरिफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 8 अलग अलग घरों में रख दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, ताकि उन चीज़ों को हम लोग कंसीडर कर पाएँ कि ऐसे वर्ड आएंगे तो वो इसमें जाने वाले हैं, दूसरे टाइप के वर्ड आएंगे तो दूसरे में जाने वाले। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन है? पहला तो हमारे पास है नाउन, दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। शायद कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, क्योंकि अभी हम लोग 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली हम लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश तो जानते होंगे, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। हाँ, भले ही रट करके आए होंगे, दैट डजंट मैटर, समझ में नहीं आते होंगे, पर जान तो रहेंगे इनके बारे में। तो नाउन होते क्या? अगर एक डेफिनेशन के माध्यम से समझना चाहोगे तो दुनिया में जितनी भी चीज़ है, या तो आपकी इंग्लिश किताब में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए, वो वर्ड में अगर कोई भी वर्ड अगर नाम होगा, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो वो सारे के सारे क्या कहला रहे होते हैं? नाउन कहला रहे होते हैं। ठीक है, पर इतनी छोटी सी डेफिनेशन से अगर आप नाउन को कंसीडर करते हो तो फिर प्रोनाउन को कैसे कंसीडर करोगे? प्रोनाउन को कंसीडर आप ऐसे करते होंगे फिर से, क्या नाउन, अ वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज नॉन एज प्रोनाउन। पर बार बार एक नाउन के लिए इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन याद करना तो ठीक है, पर आ क्यों रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर बोलूं एक सेंटेंस के माध्यम से, कैसे काम कर रहे हैं? राम इज गोइंग टू स्कूल। इस जगह पे राम को तुम लोग आसानी से नाउन कंसीडर कर सकते हैं, और अगला सेंटेंस में इस जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम लोग एक नाउन को हटा करके उस जगह पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं ये जानना ज़रूरी है हमें। बेशक अगर कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ें अगर हमने रट लिया कि नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज़ कर रहे होंगे तो शायद हमें कोई फ़ायदे होने वाले नहीं है। परंतु अगर उनकी हम जड़ को पकड़ लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामेरियन जो होंगे उन्होंने इस चीज़ को यूज़ क्यों किया, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो हमारे इंग्लिश में रहा होगा। तो वो चीज़ थे क्या कि बार बार अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो वो सेंटेंस की जो क्वालिटी होती है, जो सेंटेंस एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है, जो सेंटेंस बताना चाह रहा होता है, वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, जिस कारण से लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे होते। अगर एक नॉवेल में पूरा हर एक जगह पे एक कैरेक्टर का नाम ही लिख करके संबोधित किया जा रहा होता है तो वो नॉवेल शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, आपको ख़राब लगने लग जाएंगे। इस कारण से उस चीज़ को हम लोग कैसे रिपीट कर रहे होते हैं, या तो नाउन को प्रोनाउन के साथ में रिपीट कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा और तरीके से अच्छा दिखे, थोड़ा सा और खूबसूरत दिखे, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि कौन से कैरेक्टर से कहाँ रिलेट किया जा रहा है। तो सीधी डेफिनेशन हम लोग क्या लेंगे इस जगह पे प्रोनाउन का, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे आता है, लेकिन इसलिए आता ताकि उसकी रेपिटेशन को हटा सके, उसकी रेपिटेशन को अवॉइड कर सके, बार बार जो आ रहे हैं वो क्रम को हटा सके। अब प्रोनाउन होते क्या है? आम सी बात है,
कि प्रो का मतलब तो हम लोग जानते हैं, फ़ोन की क्वालिटी से देखते होंगे कि हम लोग पहला जो फ़ोन खरीदते हैं, कोई भी फ़ोन हो, वो फ़ोन लेते हैं, उसके बाद उसका प्रो वर्जन आता है, उसके बाद उसका प्रो मैक्स वर्जन आता है। अब होते क्या बेसिकली देखते होंगे कि जब नया फ़ोन लॉन्च होता है तो इसकी थोड़ी सी कीमत कम होती है, लेकिन जब उसका प्रो वर्जन आता है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, और उससे जब प्रो मैक्स आता है यानी कि उससे भी वो ज़्यादा महंगी होती है। अब उससे महंगी हो क्यों रही है? क्योंकि ये जो प्रो है ना वो उसके अपडेटेड वर्जन है, इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से ला करके ये प्रो हमें दे रहा होता है। सेम उसी प्रकार से नाउन है, और अगर नाउन के पहले प्रो आ गया यानी कि नाउन का थोड़ा सा अपडेटेड फॉर्म इसे कंसीडर कीजिए, ठीक है। जिस जगह पे वो नाउन से ये थोड़ा सा अच्छा मीनिंग आपको दे रहा होगा, थोड़ा सा खूबसूरत सेंटेंस को बना रहा होगा, थोड़ा सा अपडेट करके आपके सामने आ रहा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन या तो एक नाउन का या तो एक प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा होगा, उनके गुण बता रहा होगा। उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में शायद क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब विशेषण का मतलब होता क्या है? विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताना। अब वो या तो किसी पर्सन की विशेषता बताएगा या तो किसी ऑब्जेक्ट की बताएगा, यानी कि जिस चीज़ का कोई ना कोई नाम हो, जो चीज़ एग्जिस्ट करता हो, विशेषता उसी की बताई जा रही है। इस जगह पे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कह रहे होंगे। पर वर्ब क्या होता है? शायद हम लोगों ने जब उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा था, सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को, जिस जगह पे मैंने सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई किया था, उसे अलग अलग पार्टों में तोड़ा था, उस समय मैंने बताया था कि जो वर्ब होते हैं वो सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होते हैं। कई बार वर्ब हमें स्टेटस शो कर रहे होते हैं, कई बार हमें एक्शन दिखा रहे होते हैं, कई बार हमें पोजीशन दिखा रहे होते हैं। अब स्टेटस दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादातर बी फॉर्म का यूज़ करते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब है। पोजीशन दिखाने के लिए हैव फॉर्म का यूज़ करते हैं, और एक्शन दिखाने के लिए हम लोग मेन वर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हमारा बी फॉर्म आता है, उसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो वो सेंटेंस हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटस दिखा रहा होगा। और कोई भी सेंटेंस में अगर सिर्फ हैव फॉर्म आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आने वाले, तो वो सेंटेंस हमें पोजीशन दिखा रहा होता है, किसी के अधिकार के बारे में बात कर रहा होता है। पर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके साथ बी फॉर्म हो, हैव फॉर्म हो, और उसके बाद कोई ना कोई वर्ब तो हो, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B3 हो, B4 हो, B5 हो, कुछ ना कुछ हो, तो वो सेंटेंस हमें एक्शन दिखा रहा होता है। अगर उसके पहले V1 हो यानी कि उसके बाद में V1 हो, तो शायद वो इंडेफिनिट होगा, किसी का भी इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अगर उसके पास बाद में V2 हो तो वो आम सी बात है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट दिखा रहा होगा, लेकिन V2 के पहले हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर वो हेल्पिंग वर्ब लेगा तो फिर से अपने आप में V1 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर V3 हो तो वो परफेक्ट दिखा रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। B4 लग जाए तो वो कॉन्टिन्यूटी शो करता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिवनेस शो कर रहा होता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से जो B5 होते हैं, वो B5 ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। आगे जब मूव ऑन कर रहे हो तो थोड़ी सी एडवर्ब को इमिट करते हैं। एडवर्ब को बहुत बड़ा सिलेबस है। प्रीपोजिशन क्या होता है? चलिए देखते हैं, प्रीपोजिशन को समझते हैं सबसे पहले अच्छे से। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है शायद बिहार बोर्ड में, और चाहे वो 10th क्लास की हो, 12th क्लास की हो, इससे आपके लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ ही रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स में आते हैं, जिसमें से आपको फेलर दिए जा रहे होते हैं और आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम जो होते हैं सटीक प्रीपोजिशन को चूज करना होता है। अगर आपने गलत थोड़ी सी भी चूज की, आपके 1 नंबर कट जा रहे होंगे, और वो 4 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अब प्रीपोजिशन यूज़ कैसे करते हैं? प्रीपोजिशन होता क्या है? यूज़ करना तो ठीक है सर, एग्जाम में आएंगे कुछ ना कुछ तो भर करके ही आ जाएंगे।
पर उस चीज़ को समझना होगा ना हमें कि किस जगह पे कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, और वो चीज़ से भी पहले हमें ये समझना होगा कि सर प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन का अर्थ क्या है। तो साफ सी वर्ड में अगर समझना चाहो अपने लैंग्वेज में, प्रीपोजिशन और कंजक्शन एक फेविकॉल की तरह काम कर रहे होते हैं। फेविकॉल यानी कि जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हो। अब दो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा तो सर कौन कौन सी चीज़ों का प्रीपोजिशन जोड़ रहा होगा, कौन कौन चीज़ों को कंजक्शन जोड़ रहा होगा, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा टास्क है। तो प्रीपोजिशन कई बार क्या करते हैं, दो फ्रेज को आपस में जोड़ रहे होते हैं, या तो एक फ्रेज और एक वर्ड को जोड़ रहे होते हैं, कई बार एक वर्ड और एक फ्रेज को जोड़ रहे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि ये किसी नाउन के पहले आकर के, ठीक है, नाउन के पहले आकर के उस नाउन की लोकेशन, डायरेक्शन, सारी चीज़ें क्लियर करके जा रहा होता है। जब किसी नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाए यानी कि वो चीज़ क्या कर रहा होगा, या तो उसकी लोकेशन क्लियर कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन क्लियर कर रहा होगा, उसकी पोजीशन क्लियर कर रहा होगा। तो प्रीपोजिशन क्या हो गया, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो फ्रेज को आपस में जोड़े, एक फ्रेज एक वर्ड को आपस में जोड़े, या तो एक वर्ड एक फ्रेज को आपस में जोड़े, या तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन क्लियर करके चला जाए। एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं, जैसे कि I placed my phone dash the table। इस सेंटेंस में आप सारी एग्जांपल को एक साथ में कंसिडर कर सकते हो। I place the phone एक हमारा फ्रेज हो जाएगा, the table हमारा दूसरा फ्रेज हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में अगर मैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि I place the phone, मैंने फ़ोन को रखा, द टेबल, यहाँ तक तो मैं डाटा क्लियर ही नहीं हो रहा था सर मैंने फ़ोन को रखा कहाँ, टेबल क्या है, पर जैसे मैंने एक सिंगल वर्ड का यूज़ किया ऑन का, ये पूरी की पूरी डाटा को क्लियर करता है, पूरी की पूरी सेंटेंस को मीनिंग को क्लियर कर रहा है और बता रहा है कि हमने फ़ोन को टेबल के जस्ट ऊपर में रखा या तो बस ऊपर में रखा। यानी कि ये जो ऊपर है ये क्या बता रहे हैं, फ़ोन और टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे हैं, या तो पूरा का पूरा ये फ्रेज और ये फ्रेज को जोड़ने में काम में आ रहे हैं, या तो इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मली कि सर ये द टेबल जो है वो एक नाउन है, और नाउन के ऊपर में ये जो फ़ोन है ये हमारा एक नाउन है, इसके बाद में आता है ये या तो इसके पहले आता है ये, और ये चीज़ क्लियर करता है कि कौन से नाउन किस चीज़ के ऊपर में रखी हुई। द फोन ऑन द टेबल, इसका सेंस क्या होता है कि जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि फ़ोन की लोकेशन बता रहा है हमें। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता है, साफ सी बात अब तो समझ में आएंगे कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो फ्रेज को आपस में जोड़ रहा हो, एक वर्ड एक फ्रेज को आपस में जोड़ता हो, या तो एक फ्रेज और एक वर्ड को आपस में जोड़ रहा हो, या तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में आकर के उसकी लोकेशन, डायरेक्शन, पोजीशन क्लियर कर रहा हो। इज इट ओके? चलिए अब देखते हैं कंजक्शन। जैसे कि प्रीपोजिशन को हम लोगों ने देखा, पी फॉर प्रीपोजिशन, पी फॉर फ्रेज कंसीडर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझने में भी आसानी होंगे समझने में, ताकि पी फॉर प्रीपोजिशन होता है, पी फॉर फ्रेज, यानी कि जो प्रीपोजिशन होगा वो हमेशा फ्रेज को जोड़ रहा होगा, बाकी उसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी। उसी प्रकार से कंजक्शन को याद करने के लिए आपको क्लाउज याद करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से प्रीपोजिशन फ्रेज को जोड़ रहा होता है उसी प्रकार से कंजक्शन क्या कर रहे होते हैं, दो क्लाउज को आपस में जोड़ रहे होते हैं, या तो दो वर्ड को आपस में जोड़ रहे होते हैं, दो नाउन को आपस में जोड़ सकते हैं, ओके। अब क्लाउज क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा फ्रेज क्या हो रहे थे, एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड था लेकिन उसकी एग्जैक्ट मीनिंग कुछ निकल नहीं रही थी, बहुत अच्छे तरीके से वो क्लियर नहीं कर रहा था, वैग्यूनेस वाली मीनिंग दे रही थी, यानी कि थोड़ा सा जो उसका अर्थ निकल रहा था ना वो धुंधला धुंधला सा आ रहा था, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। उस चीज़ को हम लोग क्या माना, फ्रेज माना हम लोगों ने। उसी प्रकार से जब क्लाउज में आएंगे तो क्लाउज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ही होते हैं, और इस जगह पे जो आपको मीनिंग मिल रही होती है वो क्लियर होते हैं। एक क्लाउज को आप एक सेंटेंस कंसीडर कर सकते हो इस जगह पे, लेकिन अगर आप चाहोगे कि सर पूरी की पूरी सेंटेंस को हम क्लाउज कंसीडर करें तो ये गलत हो जाएगा। वही चीज़ है कि एक क्लाउज जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है,
पर हर सेंटेंस एक क्लाउज नहीं हो सकता। अब आपके सवाल आ रहे होंगे कि सर जब क्लाउज बराबर सेंटेंस है तो फिर सारे के सारे सेंटेंस हमारे क्लाउज क्यों नहीं होते? क्योंकि सेंटेंस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही क्लाउज का होता है, कई बार एक ही क्लाउज से एक सेंटेंस बन जा रहे होते हैं, कई बार 2 से 3 क्लाउज मिलकर के सेंटेंस बना रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग यूज़ करेंगे कंजक्शन के साथ में। अब कंजक्शन के साथ में यूज़ करेंगे तो आम सी बात है, एक क्लाउज दूसरे क्लाउज को जोड़ रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा क्लाउज हमारे पास सेंटेंस में होंगे। अब दोनों क्लाउज मिलकर के एक क्लाउज तो होने वाले हैं। अब दोनों क्लाउज है तो अलग अलग क्लाउज है, यानी कि 2 क्लाउज हो जाएंगे सेंटेंस में, और पूरे सेंटेंस को हम लोग एक क्लाउज नहीं कंसीडर कर सकते। लेकिन अगर एक क्लाउज लिखा हुआ है तो उस चीज़ को हम लोग सेंटेंस भी बोल सकते हैं और क्लाउज भी बोल सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ देखने के लिए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें से हम लोग 2 क्लाउज को कंसीडर करेंगे और दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ देंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास में यू क्लाउज कंसिडर कर लीजिए। यू गॉट इंजर्ड, आपको चोट आती है। यू वर ड्राइविंग फास्ट, आप तेज़ चला रहे थे। यानी कि आपको चोट आने के पीछे की कारण हो सकती है आपका तेज़ चलाना गाड़ी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को या तो इन दोनों क्लाउजेस को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो किस क्लाउज से किस कंजक्शन के साथ में जोड़ेंगे वो देखते हैं। यू गॉट इंजर्ड बिकॉज you were ड्राइविंग फास्ट। आपको चोट आती है क्योंकि आप गाड़ी को रफ्तार में चला रहे थे, आप रफ्तार में कोई चीज़ को चला रहे थे, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो, जिस कारण से आपको चोट आती है। इस जगह पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारे एक क्लाउज है। इस जगह पे भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे एक क्लाउज है। और इन दोनों क्लाउजेस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? कंजक्शन कह रहे होते हैं। अब ये जो कंजक्शन है, अब मैं जो बताना चाह रहा था ये डेफिनेशन, उस चीज़ को समझिएगा। जब तक ये एक क्लाउज था, इस चीज़ को हम लोग एक सेंटेंस भी बोल रहे थे। ये जो क्लाउज था, इस चीज़ को भी एक सेंटेंस हम लोग बहुत आसानी से बोल रहे थे। पर इस जगह पे ये जब दोनों वर्ड, ये दोनों कंजक्शन आपस में एक कंजक्शन के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारा हो जाता है। पर पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग एक क्लाउज कभी नहीं कह सकते हैं। क्लाउज हमारा ये है, क्लाउज हमारा ये है, यानी कि क्लाउज नंबर 1 ये हो जाएंगे हमारे और क्लाउज नंबर 2 हमारे ये हो जाएंगे। पर पूरे के पूरे मिलाकर के एक क्लाउज कभी नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं वो पॉइंट्स जो हमसे छूट गए थे। या तो इंटरजेक्शन अगर बाकी है तो सबसे पहले उसे कवर कर लेते हैं। कहाँ चले गए सारे डाटे? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? शायद इंटरजेक्शन को समझने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया कि सर एक ऐसा वर्ड जो हमें सडन फीलिंग और इमोशन का एहसास दिलवाता हो, वो चीज़ हमारे क्या कहला रहे होते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इस जगह पे, हाँ, इंटरजेक्शन क्या थे हमारे पास? 5 इट्स टू डर्टी, यानी कि ये चीज़ को, मैंने गंदी चीज़ों को देखा जिससे हमारी शक्ल पे कोई वर्ड्स आते हैं, हमारी जुबान पे कोई वर्ड्स आते हैं, उस चीज़ को देख करके, और वो जो सडन वाले वर्ड आते हैं वो क्या कहलाता है? हमारे इंटरजेक्शन कहला रहे होते हैं। चोट आने के बाद हमारे मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकल रहे होते हैं वो भी हमारे क्या कहला रहे होते हैं? इंटरजेक्शन कहला रहे होते हैं। और भी कोई सडन फीलिंग अचानक से अगर हमारी आती है, मैच जीत जाने के बाद हुर्रे वाओ, वो सारी चीज़ें जो क्या होती है? कंजक्शन कहला रही, इंटरजेक्शन कहला रही होती है। यानी कि इंटरजेक्शन का साफ साफ सा डेफिनेशन वो चीज़ होगा कि सर जब भी हमें कोई सडन फीलिंग मिले, या तो शौक हो या तो खुशी वाली फीलिंग हो, लेकिन वो चीज़ जब हमें फील हो रही है और अचानक से हम जो एक्साइटमेंट में जो वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, और जो फर्स्ट वर्ड निकल रहा होता है एक्साइटमेंट में, वो वर्ड हमारा क्या कहला जाएगा? इंटरजेक्शन कहला जाएगा। पर नहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट विथ इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि एक्सक्लामेटरी एक सेंटेंस है और इंटरजेक्शन एक वर्ड है। जब सडन फीलिंग के लिए एक सिंगल वर्ड दर्शाया जा रहा होगा तो वो इंटरजेक्शन होगा, लेकिन सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन को दर्शाने के लिए एक पूरा सेंटेंस होगा तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहला रहा होगा। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास में जो बच जाते हैं वो है एक छोटी सी वर्ड है एडवर्ब। और शायद आप लोगों के मुताबिक एडवर्ब यानी कि AD + VERB, यानी कि सर जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे उसको एडवर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं, बेशक आपने पढ़ा होगा सर क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है, सही है, पर वो चीज़ वो होती है ना कि पूरी रूम की एक कोने को आप पकड़ करके बैठे हो, पूरा का पूरा रूम अभी बचा हुआ है, इस दुनिया के किसी एक कोने को जा करके घूम करके आप ये बता रहे हो कि सर मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, ऐसी नहीं। एडवर्ब एक बहुत बड़ा सा पार्ट है जिसे समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, थोड़ी सी सब्र करके उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब के मीनिंग में ऐड नहीं कर रहे होते हैं, ऐड तो करते हैं पर सिर्फ वर्ब में नहीं करते, सबके साथ में कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड है जिनके साथ में एडवर्ब काम करता है, चलिए उसे समझते हैं। अब सबसे पहले आप ही का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सर ये वर्ब के साथ में काम कर रहे होते हैं। अब कोई ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें से वर्ब हो, यानी कि he is running, वो दौड़ रहे हैं। इस जगह पे ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे मेन वर्ब। ओके, जब इस चीज़ को आगे कर रहे होते हैं तो कैसे कंसीडर किए जा रहे होते हैं, मैं थोड़ी सी इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एडवर्ब की यूज हो सके। ये सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, पर जब इस चीज़ के साथ में एडवर्ब लगाएंगे तो वो कैसे होंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये हमारा मेन वर्ब और ये स्लोली है। सेंटेंस का मीनिंग क्या चेंज होता है, और ये जो स्लोली आया है वो किसके लिए आया या है क्या, सबसे पहले वो समझते हैं। तो ही इज रनिंग, वह दौड़ रहे हैं, ही इज रनिंग स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्लोली है ये किसके बारे में बता रहा है, ये स्लोली हमें रनिंग के बारे में बता रहा है कि दौड़ने की जो प्रक्रिया है, दौड़ने की जो गति है वो कैसी है, स्लो है। यानी कि जो वर्ड एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे तो हम लोग एडजेक्टिव कह रहे होते हैं, पर एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे उसे हम लोग एडवर्ब कंसिडर कर रहे होते हैं। बाकी बात एक और चीज़ को याद रख सकते हैं आप कि जो वर्ड ज़्यादातर ly से एंड होते हैं उसे हम लोग क्या मानते हैं, एडवर्ब कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस जगह पे ये जो हमारे पास स्लोली आए वो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। उसके पहले जो आने वाला वर्ब है वो वर्ब, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। चलिए ये आपका पॉइंट कवर हुआ। अब हमारा पॉइंट कवर होता है एडवर्ब के साथ में कैसे काम कर रहा होता है। एडवर्ब इन द सेंस कि अनदर एडवर्ब के साथ में एडवर्ब कैसे काम कर रहा होता है। ये सेंटेंस में देखिए आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है, इसी को यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ही इज रनिंग वेरी स्लोली, ओके। अब ये तो सब्जेक्ट था, ये तो हमें पता था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पता है, ये हमारा वर्ब है, ये भी पता है, और सर ये दौड़ने का काम धीरे धीरे कर रहा था ना, अभी ऊपर में देखे थे, जिस कारण से ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। यहाँ तक तो पता है, लेकिन अब थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस का मीनिंग था कि सर वह दौड़ रहा है, दूसरे सेंटेंस में सर वह धीरे दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ने के काम धीरे कर रहा है, और तीसरे सेंटेंस में क्या हो रही है कि ही इज रनिंग वेरी स्लोली, वह दौड़ तो रहा है सर लेकिन स्लो दौड़ रहा है, और स्लो दौड़ने के साथ में वो बहुत स्लो दौड़ रहा है, यानी कि ये जो बहुत आया है ये स्लो को थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा है, उसके मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, यानी कि इस जगह पे ये भी किसकी काम करेगा, एज एन एडवर्ब काम करेगा और स्लोली के लिए करेगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि सर एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, वो तो ठीक है, पर इस जगह पे दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले वर्ड को एडवर्ब कह रहे होते हैं। कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं। अब हम लोग के पास आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। द नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। द नेचर जो हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट तो हमारा नाउन है। इस जगह पे जो ब्यूटीफुल है
वो ब्यूटीफुल कौन है? ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो नाउन है वो सुंदर दिख रहा है हमें, जिस कारण से ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। पर ये जो वेरी लगा हुआ है, ये वेरी किस चीज़ में काम कर रहा है? देखिएगा किसके बारे में बता रहा है। ये जो वेरी है ये सुंदरता के बारे में बता रहा है कि बहुत सुंदर है, यानी कि इस जगह पे ये जो वेरी क्वालिफाई किसे कर रहा है? ब्यूटी को कर रहा है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता को कर रहा है, और सुंदरता की क्वालिफिकेशन बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव ना कह करके हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाए, वर्ब की क्वालिटी को एम्फसाइज करे, वर्ब के मीनिंग को थोड़ा सा बदले, एक एडवर्ब के मीनिंग में थोड़ी सी अलग मीनिंग ऐड करे, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, उसे हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं, यहाँ तक के माध्यम से। इससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो क्या होता है? हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? वर्ब कवर किया, एडवर्ब कवर किया और एडजेक्टिव कवर किया। उससे आगे जब मूव ऑन करते हैं तो क्या होते हैं? प्रीपोजिशन को देखते हैं कैसे कवर कर रहे होते हैं वो। अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया था कि सर आई प्लेस्ड माई फोन डैश द टेबल। इस जगह पे हम लोग एक कंजक्शन को प्रीपोजिशन को यूज़ किया था। वो प्रीपोजिशन क्या थे? हमारे ऑन थे, जिससे फ़ोन का लोकेशन पता चल रहा था कि फ़ोन किस जगह पे रखी हुई है। इससे जब आगे मूव ऑन करते हैं, सर इसमें तो हमें कहीं एडवर्ब देखने को मिलने वाला नहीं है। आई यानी कि सब्जेक्ट है, प्लेस्ड यानी कि मैंने काम किया यानी कि वर्ब, माई फोन यानी कि ये तो नाउन हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द टेबल ये भी कोई ना कोई नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑन तो हमारा प्रीपोजिशन हो गया, यानी कि इस जगह पे हमें एडवर्ब देखने को मिला नहीं है। तो फिर हमने एडवर्ब इसके हेडिंग में दिया क्यों है? चलिए इस सेंटेंस को भी अच्छे से समझते हैं, क्वालिफाई करवाते हैं एडवर्ब लगा करके। अगर हो जाते हैं तो समझ में आते हैं। फिर आई प्लेस्ड माई फोन जस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, अब जस्ट ऑन द टेबल के बाद इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के डाटा हमारे क्लियर थे, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक के भी डाटा हमारे पास क्लियर थे कि सर ये ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई नाउन है, ये भी कोई नाउन है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ऑन जो हमारा वो प्रीपोजिशन है, यानी कि इन दोनों के बीच की रिलेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों वर्ड के बीच में रिलेशन को जोड़ रहा है, ठीक है, कि कहाँ रखे गए, इनकी लोकेशन बता रहा है फ़ोन का। पर ये प्रीपोजिशन के पहले जिस जगह पे सिर्फ प्रीपोजिशन लगा था उसकी अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जिस जगह पे प्रीपोजिशन के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड जस्ट लगा है उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अब होते कैसे उस चीज़ को देखते हैं। आई प्लेस्ड द फोन ऑन द टेबल, यानी कि मैंने जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर में रखा। बहुत साधारण सी चीज़ थी कि मैंने जो फ़ोन है वो टेबल के ऊपर में रखा, यानी कि फ़ोन की लोकेशन क्लियर हुई। पर दूसरे सेंटेंस में क्या क्लियर हो रहा है कि आई प्लेस्ड माई फोन जस्ट ऑन द टेबल। ठीक है, इसमें से एम्फसाइजिंग की जा रही है, थोड़ी सी प्रेशराइज डाला जा रहा है थोड़ा सा ऑन के ऊपर में कि मैंने फ़ोन को रखा कहाँ, कि मैंने फ़ोन को रखा कहाँ। इस जगह पे मैंने फ़ोन को टेबल के ऊपर में रखा, इस जगह पे मैंने फ़ोन को टेबल के ऊपर में रखा, पर कितने ऊपर में रखा ये चीज़ को ये क्लियर कर रहा है, यानी कि जस्ट ऑन द टेबल, बस ठीक टेबल के ऊपर में रखा, उसके बीच में कोई कपड़े नहीं आ रहे, कोई किताब नहीं आ रहे, मैंने टेबल के जस्ट ऊपर में अपने फ़ोन को रखा है। यानी कि ये जो ऑन है ये हमारा तो प्रीपोजिशन था, और ये जो ठीक ऊपर है यानी कि ये जो वर्ड आता है ये ऑन को एम्फसाइज कर रहा है, और ऑन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले या तो प्रीपोजिशन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले वर्ड को हम लोग एडवर्ब कह रहे होते हैं। सेम उसी प्रकार से ये कंजक्शन के साथ में भी काम करता है। अब कंजक्शन को तो हम लोग देख लिए थे कि सर जो दो फ्रेज को आपस में जोड़े उसे तो प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं, पर जो तो क्लाउज को आपस में जोड़े उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंजक्शन कह रहे होते हैं। अब कंजक्शन को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें दो क्लाउज लेने पड़ेंगे, दोनों क्लाउज के बीच में कंजक्शन को लगाना पड़ेगा, और शायद उसमें भी एडवर्ब लगा करके उसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं। You fail to crack your exam because, ये जो because होगा हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। You had not worked hard,
इस जगह पे सेंटेंस की मीनिंग को समझिएगा। यू फेल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में फेल्योर हो गए क्योंकि आपने कठिन मेहनत नहीं किया था। एक साधारण सा सेंटेंस है जिस जगह पे क्लाउज नंबर 1 हमारा ये हो जाता है कि आप एग्ज़ाम फेल कर जाते हो, और दूसरा क्लाउज हो जाता है क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी, और ये जो क्यों की है वो हमारा कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, जब इसे आगे बढ़ करके देख रहे होते तो वो कैसे कंसीडर किए जा रहे हैं तो उन चीज़ों को समझते हैं। थोड़ी सी एडवर्ब लगा करके इसे एम्फसाइज करेंगे और देखते हैं क्या कि कंजक्शन के मीनिंग में कुछ एडवर्ब एक्स्ट्रा ऐड कर पाता है या नहीं कर पाता। देखिए, अब दोनों सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो क्लाउज 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्लाउज 2 हो गया। ये जो वर्ड है ये हमारा कंजक्शन हो जाता है, सॉरी ये हमारे क्लाउज के अंतर्गत में नहीं आते। ये जो वर्ड है वो क्लाउज नहीं है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग था वो क्या था? यू फेल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, आप एग्जाम क्रैक करने में फेल हो जाते हो क्योंकि आप कठिन मेहनत नहीं किए थे। दूसरा सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन क्रैक करने में फेल हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि आपने कठिन मेहनत नहीं किया था। तो ये जो सिर्फ है वो किसे एम्फसाइज कर रहा है? इसलिए कोई तो कर रहा है ना, तो जो कंजक्शन को एम्फसाइज करे उसे भी हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि सर एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को तो एम्फसाइज करता ही है, एडवर्ब को एम्फसाइज करता है, प्रीपोजिशन को करता है, कंजक्शन को करता है, एडजेक्टिव को करता है। चलिए देखते हैं नाउन और प्रोनाउन को भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एक साधारण सी एग्जाम्पल है जिस चीज़ को मैं ज़्यादातर लिया करता हूँ, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। वो एग्जाम्पल क्या है कि आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। साधारण सा एग्जाम्पल है, आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसे सबसे पहले हम लोग एक छोटे छोटे से पार्ट में तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आई हमारे पास क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ में ये है क्या? एक प्रोनाउन है। कैन हमारे पास में एक मॉडल है, ठीक है। टीच हमारे पास में एक वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। यू यानी कि आपको यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ये क्या है? एक प्रोनाउन है। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी हमारे ऑब्जेक्ट ही होंगे, लेकिन इस जगह पे ये क्या कहलाएंगे? हमारे नाउन कहलाएंगे। इतना तो कंफर्म हुआ कि सर इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है। अब एक सिंगल वर्ड को लेते हैं, वो वर्ड हमारे पास क्या है? ओनली है। और ओनली के माध्यम से इस चीज़ को एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग देने की, स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या कि वाकई में एडवर्ब एक सेंटेंस में आने से पूरी की पूरी सेंटेंस की मीनिंग बदल सकता है। एक नाउन के पहले आकर के नाउन को एम्फसाइज कर सकता है, प्रोनाउन के पहले आकर के प्रोनाउन को एम्फसाइज कर सकता है, वर्ब के पहले आकर के वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है या नहीं करता। मैं करूँगा क्या कि ये ओनली वर्ड को बस एक जगह पे रखूँगा और उसे धीरे धीरे स्लाइड करके के अलग अलग सेंटेंसेस में उसे लास्ट तक लेकर के जाता हूँ, और सेंटेंसेस की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस हमारे पास हो गया कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? ओनली आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज। समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सेंटेंस था कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, साधारण सा सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस था, इसमें से पॉजिटिव मीनिंग बात की जा रही थी, जनरल सेंटेंस था। अब मैंने बताया कि एडवर्ब जिसके पहले आता है या तो जिसके बाद में जस्ट आ रहा होता है उसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहा होता है। इस जगह पे देखिए ये आई जो है सॉरी, जस्ट इसके पहले हमने ओनली को यूज़ किया है, और ओनली जब आया इसके पहले तो एम्फसाइज भी इसे ही कर रहा होगा। अब जब समझने की कोशिश करते हैं इनकी मीनिंग को निकालिएगा तो देखिए सेंटेंस की मीनिंग क्या होती है। आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज मतलब मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, पर जैसे हमने ओनली का यूज़ किया, ओनली आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाता है कि सिर्फ जो मैं हूँ, यानी कि ये जो पर्सन है, इसके बारे में कि सिर्फ यही पर्सन आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता है, यानी कि इस प्रोनाउन को
एम्फसाइज करने के लिए मैंने एक वर्ड को यूज़ किया, और जो वर्ड को यूज़ किया एम्फसाइज करने के लिए, थोड़ी सी उसमें से एम्फसाइजिंग डालने के लिए, थोड़ी सी प्रेशर डालने के लिए, थोड़ा सा मीनिंग ऐड करने के लिए, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ना कहला करके एडवर्ब कहला रहा होता है। अब समझिए कि आसान चीज़ किस तरह आपने बताया था कि एक एडजेक्टिव और एक एक नाउन और एक प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? एडजेक्टिव कह रहे होते थे। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को विशेषण कह रहे होते हैं आसानी से। पर इस जगह पे आपने प्रोनाउन के पहले जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, उसे आपने क्या बता दिया? एडवर्ब बता दिया। हाँ, अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे तो हम लोग विशेषण जरूर कहेंगे, उसे एडजेक्टिव जरूर कहेंगे। पर ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे, उसे थोड़ी सी एम्फसाइज करने की कोशिश करे, उस जगह पे उस चीज़ को हम लोग एडजेक्टिव ना कह करके एडवर्ब कह रहे होंगे। ठीक है, तो दो सेंटेंस हमारे पास में है। पहला सेंटेंस हुआ कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ, दूसरा सेंटेंस हुआ कि सिर्फ मैं ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। तीसरा सेंटेंस लेते हैं और इसे स्लाइड करके आगे बढ़ाते हैं। केन को तो क्वालिफाई नहीं कर सकता है, मॉडल को। ओके, आगे इंग्लिश लैंग्वेज। आई कैन ओनली टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये जो शख्स है ये कर सकता है, क्या कर सकता है? पढ़ाने का काम कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ओनली लगा हुआ है टीच के पहले, यानी कि इस वर्ब के पहले लगा हुआ। और इसे अगर एम्फसाइज करेगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ पढ़ा सकता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज, पढ़ाने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जिस भी वर्ड के पहले एडवर्ब लगता है सिर्फ उसी वर्ड को एम्फसाइज करता है, पूरी को अभी नहीं कर रहा है। पहले सेंटेंस में था कि प्रोनाउन के पहले लगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि सिर्फ मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ। दूसरी जगह पे कि मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। थर्ड में जाते हैं, फोर्थ के अनुसार से। सॉरी, इस जगह पे हम देखते हैं कि मैंने स्लाइड करना शुरू किया धीरे धीरे। फर्स्ट में मैंने ओनली को फर्स्ट में रखा, फिर से थोड़ी सी उसके अगले वाले वर्ड के पास रखा, फिर से उससे आगे बढ़ा रहे और आखिरी में आखिरी के पास लेकर के जाएंगे। पहला ने एक प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, दूसरे जगह पे एक वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता, और तीसरे में देखते हैं एक फिर से प्रोनाउन के पहले आ गया है ये ओनली, और इस जगह पे जो ओनली यू को एम्फसाइज कर रहा होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई कैन टीच ओनली यू, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, सबको नहीं पढ़ा सकता हूँ। इस जगह पे जो यू है इसे एम्फसाइज करने के लिए ओनली आया है, तो ओनली इस जगह पे भी एडवर्ब का काम करेगा। पर किसके लिए एडवर्ब काम कर रहा है? एक प्रोनाउन के लिए कर रहा है। ठीक है, फिर से ओनली को स्लाइड करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बस स्लाइडिंग थोड़ी सी साइड करते जा रहा हूँ, सेंटेंसेस की मीनिंग बार बार बदलते चली जा रही। आई कैन टीच यू ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इस जगह पे जो ओनली लगा हुआ वो किसके पहले लगा हुआ? इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास क्या है? एक नाउन है, यानी कि यहाँ जो मॉडिफिकेशन होगी, जो चेंजिंग होंगे वो किनके मीनिंग में होने वाले? नाउन के ऊपर। प्रेशराइज जो होगा, एम्फसाइज जो होगा वो किसके ऊपर होंगे? एक नाउन के ऊपर में। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? आई कैन टीच यू, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। चारों सेंटेंस, पांचों सेंटेंस की मीनिंग को एक साथ में देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। हर जगह पे सिर्फ आएंगे और सिर्फ के बाद आने वाले वर्ड के ऊपर में थोड़ी सी एम्फसाइजिंग दी जा रही होगी, जिस चीज़ को समझनी जरूरी है। पहला सेंटेंस है साधारण सा सेंटेंस कि आई कैन टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ। दूसरे सेंटेंस में ओनली एक प्रोनाउन के पहले लगा और प्रोनाउन था आई। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि सिर्फ मैं ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता। तीसरे सेंटेंस में हमने क्या किया? ओनली को एक वर्ब के पहले लगवाया और इससे आगे फॉरवर्ड करते। तो इस जगह पे क्या हो जाता है? आई कैन ओनली टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि मैं सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। उससे आगे वाले सेंटेंस में फिर से मैंने ओनली को एक प्रोनाउन के पहले लगाया और प्रोनाउन को एम्फसाइज करवाया। उसका मतलब क्या होता है कि आई कैन टीच ओनली यू इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस में ऐसे डाटा आ रहे हैं कि मैं पढ़ा तो सकता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन सिर्फ आपको, किसी और को नहीं। उससे आगे जब मूव ऑन कर रहे हो तो क्या होते हैं? फिर से मैंने जो एड ओनली है
उस वर्ड को एक नाउन के पहले लगाया और नाउन को एम्फसाइज करवा करके दिखाता हूँ कि आई कैन टीच यू ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाता है कि मैं पढ़ा तो सकता हूँ आपको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आया ना कि सर एक एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता। एडवर्ब एक इकलौता ऐसा वर्ड है जो अगर पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदलना चाहे तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करके रख देता है, जिस भी जगह पे जाता है मीनिंग को बदल करके रखता है। एक नाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, एक प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, वर्ब में तो करता ही है, एक दूसरे एडवर्ब में भी ऐड करता है, प्रीपोजिशन में भी करता है, एक कंजक्शन में करता है, सिवाय एक इंटरजेक्शन के। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मीनिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर ही रहा होता है।